अस्सलाम वालेकुम जी। चेयरमैन एफबीआर अमजद ज़ुबैर टिवाना साहब ने जुलाई में ये बात बोली थी कि एफबीआर के जो वैल्यूएशन है वो हम वापस से रिवाइज़ करने जा रहे हैं और इसका जो स्कोप है वो भी एक्सटेंड किया जाएगा मोर देन 50 सिटीज़ के अंदर, क्योंकि 2022 के अंदर इन्होंने इसको 40 तक इसको एक्सटेंड किया था और अब उनका प्लान था कि हम इसको 50 के करीब लेके जाएंगे। कल फाइनली अनाउंस हो गया है, एफबीआर की नई वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान में कर दी गई है और इसके अंदर प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो 75 टू 80% के करीब उनको इंक्रीज़ किया गया है। इसके साथ साथ इसका जो स्कोप है वो भी तकरीबन 56 शहरों पे ले जाया गया है और अभी भी उनके प्लान्स हैं कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा स्कोप को लेके। ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है जो एफबीआर करता है, इसकी बेसिस के ऊपर एक्चुअली जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है, फेडरल एक्साइज जो है वो इस पर कंसिडर की जाती है, विदहोल्डिंग टैक्स हैं वो इसके ऊपर आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रियल स्टेट जो है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर प्रॉपर एक टैक्सेस का ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दिया गया है। हर मुल्क में, भले वो अंडर डेवलप हो, वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री हो, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम है कि हम रियल स्टेट के ऊपर टैक्सेस को किस तरह से देखेंगे। होता क्या है कि इंटरनेशनली जितने भी टैक्सेस लिए जाते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्हें आप कहते हैं, उनके अंदर तमाम टैक्सेस जो हैं वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आते हैं, जिससे हम मार्केट वैल्यू कह लें आप उसको, या जिसकी बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर टैक्स आता है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट सूरत हाल है। अच्छा, अब ये वो लोग कैसे मैनेज करते हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो उसकी कुछ वजूहात हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सबसे पहले एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद होता है लैंड की प्रॉपर वैल्यूएशन का, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का। अगेन मैं वही बात बोलूँगा जो मेरी सबसे पसंदीदा मौजू कहे या जो मुझे जड़ लगती है वो वही है कि जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे या ज़मीन के मामलात को एक्चुअली जाके नहीं देखेंगे, 6 7 8 दहाइयों से वो सब चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, तो पे यही मसाइल आएंगे। बहरहाल जी, उन लोगों ने ये किया है कि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के जो असेसमेंट है उनकी अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, उनके ऑफिस मौजूद हैं जहाँ पे प्रॉपर इसकी जो है वो टैक्स की असेसमेंट की जाती है। उसके बाद इंडिपेंडेंट, ये तो वो खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म्स रखी हुई हैं कि जिनकी जो प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से करके दे रहे होते हैं। तो आप कोई भी आदमी जो बायर है या सेलर है वो उनसे कांटेक्ट करता है, वहाँ जाके वो उन फर्म्स के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यूएशन करवाता है। अब वैल्यूएशंस के मेथड्स वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं? वो लोग सेल्स कंपैरिजन जो अप्रोच है वो लेके आते हैं। सेल्स कंपैरिजन अप्रोच से मुराद ये है कि प्रॉपर रियल टाइम के ऊपर उस एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके ट्रेंड्स देखे जाते हैं। चूँकि डेटा जो है वो प्रॉपर डिजिटलाइज हो चुका है, कंप्यूटर पे मौजूद है, सो वो प्रॉपर एक एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि इस सोर्ट पे, इस एरिया में, इस ब्लॉक में, इस सेक्टर के अंदर जो है वो रियल स्टेट का ये रेट है, उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाएगा। देन उसके बाद वो कॉस्ट अप्रोच होती है। कॉस्ट अप्रोच में वो क्या करते हैं कि उसके अंदर वो जो उसकी लैंड की जो प्राइस है, ज़मीन की, वो उठाते हैं। देन उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन की प्राइस है वो ली जाती है, अदर फैक्टर्स उसमें डाल के कंप्लीट करके वो एक कॉस्ट निकाल के रखते हैं कि जी ये कॉस्ट है, इसकी बेसिस के ऊपर ये प्रॉपर्टी होगी। एक सेल्स के तौर पे कर रहे होते हैं, फिर एक कॉस्ट के तौर पे कर रहे होते हैं और फाइनली जो है वो इनकम कैपिटलाइजेशन का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। इनकम कैपिटलाइजेशन का मेथड का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है या आप उसको वहाँ से रेंटल ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल रहा है। वो जो बेनिफिट आपकी जो इनकम वहाँ से मिल रही है उसको बेस बना के उसकी एक बैकवर्ड कैलकुलेशन की जाती है कि जी एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी की प्राइसिंग ये होगी। तो ये 3 बेसिक मेथड जो हैं ये वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी, ये तो हमारा तो इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट हो जाएं किसी काम को लेके। हमारे तो किसी भी इदारे में, किसी महकमे में इसका रवाज नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन वहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर मौजूद होते हैं सेल्स के। आपको पता चलता है कि कितने ट्रांसफ़र्स, कितनी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और तमाम डेटा जो है वो कंसर्न लोगों के पास, अगर आप ब्रोकर हैं उस एरिया के, अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आपकी वहाँ तक एक्सेस होती है, आप उस डेटे से काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यूज़ किए जा रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर वो लोग जो है इस पर काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर इस पर अपडेट्स आ रही होती हैं और ये तमाम मेथड यूज़ करके वो ये सब कुछ करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भले आप कनाडा चले जाएं, आप यूएस में चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आपको रियल एस्टेट के अंदर यही तकरीबन सिस्टम जो मिलेगा कि इन्हीं बेसिस के ऊपर वहाँ पे की जो रियल एस्टेट होगी उसकी वैल्यूएशन हो रही होगी और एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर वो टैक्स ले रही होगी गवर्नमेंट्स उनसे, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आपको थ्रू बैंक ही करनी है। तो अगर आपके पास वैल्यू प्रॉपर आ गई, इदारों को पता है, अब आप
उसमें क्या 19-20 करेंगे, आप कहीं ना कहीं नज़रों में आ जाएंगे। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पे एक ज़माने तक चूँकि अंग्रेज़ साहब का दिया हुआ सिस्टम था, तो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, डीसी जिसे हम कहते हैं, उनके थ्रू वैल्यूशन प्रॉपर्टी की होती रही। वो डीसी वैल्यू बहुत कम होती थी, फिर डीसी वैल्यू सूबाई मैटर भी है। सो उस पे हुआ ये कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2016 के अंदर, इसहाक डार साहब एक तजवीज़ लेकर आए। उन्होंने ये कहा कि जी हम बेसिकली प्रॉपर्टी की को हम एक फेडरल जो एफबीआर है उसके थ्रू भी हम इसकी वैल्यूशन करते हैं। तो अब ये जो मालियाती इदारा था उसके थ्रू उन्होंने उसकी वैल्यूशन फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई। ये थी 2016 की बात है, और उसके अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 12 शहरों को उन्होंने पकड़ा। शदीद वावेला मचा, रियल एस्टेट की प्राइसेस भी डाउन हुई। लोगों ने कहा कि जी प्रॉपर्टी पे नए टैक्स लग गए हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें ये हो क्या रहा है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, आप वो चीज़ देखिएगा। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये जो बातें हो रही होती हैं वैल्यूएशंस की, उन सब चीज़ों की, इसके पीछे बैकएंड पे इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है। और जो ब्रोकर है शोर तो वही मचाएगा फ्रंट पे आके, क्योंकि लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर जो जो असल बेनिफिशरी हैं वो पीछे छुपे होते हैं उसके। और जो बदकिस्मती से हमारे ब्रोकर्स हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो सिर्फ आज का देख के सोच रहे होते हैं कि अगर ये टैक्सेस लग रहे हैं तो इस टैक्सेस से आज डीले नहीं होंगी। ठीक है, नहीं होंगी, एक हफ्ता नहीं होंगी, एक महीना नहीं होंगी, एक साल नहीं होंगी, लेकिन उसकी बेसिस पे आपकी जो लॉन्ग टर्म का पूरा प्लान है, जो आपकी लॉन्ग टर्म की जर्नी है इंडस्ट्री की, पूरे सेक्टर की, वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, वो एक धारे में आ जाएगी, जिसका फ़ायदा एट द एंड जो है वो हम सबको है। हुकूमत पाकिस्तान को अगर फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली हमें भी बेनिफिट होगा। सो ये एफबीआर वैल्यू जो है ये इंप्लीमेंट की गई। ये मैं आपको बता दूं कि 2016 में जब आई थी उस वक्त जो टोटल टैक्स था वो सिर्फ और सिर्फ मुबलिक 10 अरब रुपए इकट्ठा होता था। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 10 अरब रुपए रियल एस्टेट से इकट्ठा किया जाता था ये टैक्स जो है। अच्छा, उसके बाद 2016 के बाद इसको मुख्तलिफ जो है वो बढ़ाया गया अदवार के अंदर। फिर ये 2019 में 20 शहरों तक इसको फैलाया गया, फिर 40 शहरों में गई 2021 के अंदर, और अब ये तकरीबन 12 शहर मज़ीद इसमें आ गए हैं। 56 सिटीज़ तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एफबीआर 4 दफ़ा ये 2016 से इसको लेके चल चुका है। 2018 में इसको, इस वैल्यूशन को जो 2016 में उन्होंने इंप्लीमेंट की थी, तो 2018 में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने वापस से इसको रिविजिट किया और प्राइस बढ़ाई, वैल्यूशन प्रॉपर्टी की बढ़ाई गई। 2019 में फिर बढ़ाई, 2021 में बढ़ाई, 2022 में बढ़ाई। बीच में एक दफ़ा गैप आया था, कोविड का टाइम था, तो ये नहीं बढ़ी थी। 2023 में भी एफबीआर ने इसकी वैल्यूशन नहीं बढ़ाई थी। उसकी वजह चूँकि हुकूमत उस अंदाज से कोई नहीं मौजूद थी, कोई अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकली, तो उन्होंने नहीं इस पर कोई काम किया 2023 के अंदर। अच्छा, अब लेकिन 2020-21 में आप देख लीजिए वो सफ़र जो हमने शुरू किया था इसहाक डार साहब के टाइम पे 2016 में, और एफबीआर के पास सिर्फ 10 अरब रुपए आते थे, वो रकम बढ़ के 2021 के अंदर सिर्फ 4 साल में 2020-21 का जो टाइम था उसमें एफबीआर ने 64 बिलियन रुपीज़ टैक्स अपना शो किया है रियल एस्टेट सेक्टर से। सो 6 गुना ज़्यादा उसने 600 गुना ज़्यादा उसने उस टैक्स को यहाँ पर बढ़ाया है। अच्छा जी, एफबीआर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है और इसके पीछे ये सब चीज़ें होती कौन है, रोकने वाला कौन है? ब्रोकर्स या बिल्डर हज़रात तो शोर मचाते ही मचाते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो है, हमें तो इसलिए मसला होता है चूँकि हम रियल एस्टेट में काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली डील नहीं होंगी, और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होगी तो मसला होगा। लेकिन हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स या एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हमारे कौन हैं? हमें पता है कि हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट है उसकी जो एक्चुअल बाइंग पावर है वो बहुत कम लोगों के हाथ में है। वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो आपके बिजनेसमैन हैं, वो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, वो आपका वो अमीर तबका है जिसके हाथ में एक से ज़्यादा रियल एस्टेट की जो है वो इस्तात है, और वो इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में। ऑब्वियसली अब वो उस अंदाज से टैक्स देना नहीं चाहते जो एक्चुअल टैक्स बनता है। सो हम 15-20%, 25% तक तो ठीक है किसी चीज़ में। आई डोंट नो अब इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे, लेकिन मेरी जितने भी अपने सर्कल में जब भी कभी मौका मिला और मैंने किसी उलमा इकराम से इस बारे में पूछा है, तो मुझे तो उनकी भी या तो खामोशी मिली है या उनका इनकार ही मिला है कि ये चीज़ शरन भी जायज़ नहीं है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो फ़र्ज़ कीजिए 100 रुपये है, लेकिन आप जो टैक्स उस पर पे कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं 40 रुपये के ऊपर। सो बाकी जो 60 रुपये की वैल्यू है वो ऑब्वियसली आप छुपा रहे हैं, वो हुकूमत के कागज़ों में भी छुप रही है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। उसकी बेसिस के ऊपर ना तो हुकूमत पाकिस्तान को प्लान कर सकती है, ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो मॉडल है, जो पूरी दुनिया में
एक्चुअली रीट के थ्रू ही काम होता है। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर भी डॉलमेन रीट हमने देखी और इस तरह के आरिफ हबीब की रीट्स आई हुई हैं। तो ये 4-5 ही प्रोजेक्ट्स हमने देखे रीट पे बड़े इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अगर ये आपकी ये एफबीआर वैल्यू, ये डीसी वैल्यू और एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर ये इसको एक कर दिया जाए, एक्चुअल ही ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम कंसिडर कर लें, तो मैं समझता हूँ जितनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, शफाफियत आ जाएगी, उसके बाद बहुत से ऐसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे जो अभी तैयार नहीं होते हैं। सूरत हाल इतनी भयानक है कि वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी थी, ये मैं डॉन से कोट कर रहा हूँ, अपने पास से लेके नहीं आ रहा, डॉन अखबार में ये छपी थी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की जो कंपेरेबल इकोनॉमी अगर देखी जाए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, इसी के मुताबिक अगर देखा जाए कि कोई इकोनॉमी है इसी हुजम के मुताबिक, तो उसके पास तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होना चाहिए। रुपयों में मैं बता रहा हूँ, 600 रुपीज़ से लेके 700 रुपीज़ बिलियन रुपीज़ का टैक्स जो है वो उनके पास आना चाहिए। जबकि हकीकतन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एफबीआर है वो बेचारा पूरा साल शोर मचा के, गालियाँ खा के, बुरा भला बन के सिर्फ़ और सिर्फ 200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर पाता है। सो इकोनॉमी में हमारी जो पोटेंशियल है या जो उस इकोनॉमी का साइज़ है उसके मुताबिक जो है वो इंडस्ट्री के मुताबिक 700 अरब आना चाहिए, 600-700 अरब का, और आता सिर्फ 200 अरब रुपए का है। ये तो एक मसला है कि हम लोग टैक्सेस के इस झंझट में पड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमतें अपने डीसी साहब के मुताबिक टैक्सेस पे ले रही होती हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी एफबीआर की वैल्यू को देख रहे होते हैं, और एक्चुअली जो वैल्यू है वो एफबीआर भी मानता है, वो शायद इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी मानते हैं इस बात को कि जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो शायद मुख्तलिफ होती है, और अभी भी एफबीआर की वैल्यू वहाँ तक नहीं पहुँची। ये ज़रूर है कि जब इसको इस गैर फितरी अंदाज से किसी भी अमल को किया जाता है कि हम उसको किसी फार्मूले के तहत पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं या पूरे शहर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं, तो कुछ एरियाज़ ऐसे ज़रूर होते हैं कि जहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो कहीं पे शायद आपकी एफबीआर वैल्यू बढ़ भी जाए एक्चुअल रियल एस्टेट की मार्केट वैल्यू के साथ, क्योंकि आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को तो आपने बेस नहीं बनाया हुआ, आप तो अपने एक फार्मूले को बेस बना के चल रहे हैं। तो कहीं पे शायद आप नीचे खड़े हुए हैं, कहीं पे आप ऊपर खड़े हुए हैं। तो इसकी बजाय जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो दुनिया में हर जगह चलती है, जिसकी जो आप पैसे पे कर रहे हैं, जो बायर है वो पे कर रहा है और सेलर जो पैसे वसूल कर रहा है, अगर यही वैल्यू को हम बेस बनाएं, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरन भी यही होनी चाहिए, लॉजिकली भी यही होनी चाहिए और लीगली भी यही होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। तो खैर ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पे हमारे लेकिन 7-8 साल से एफबीआर अपनी जद्दोजहद तो उसमें कर रहा है, उसमें खामियां मौजूद हैं, और यही वजूहात की बिना पे आपको याद होगा कि एफएटीएफ ने हमें 2018 से ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसने रियल एस्टेट ही वो वाहिद चीज़ थी जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ ब्लैक मनी पार्क होती है। और ऑब्वियसली हम इसको दो एंड से हमें देखना चाहिए। एक तो ये कि वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो एक बंदा ख़रीदने जा रहा है ब्लैक मनी के साथ और उसको अपनी इनकम उस तरह शो नहीं करनी है, उसका वो प्रूफ नहीं दे सकता अपनी इनकम का, तो उसको तो फ़ायदा है उस चीज़ का। लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसा शख्स जिसकी विरासती जायदाद है, या एक ऐसा शख्स जिसके पास वो जो प्रॉपर्टी है वो उसने अपनी मेहनत से कमाई है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसने वो प्रॉपर्टी अपनी वाइट मनी से उसने किसी घर को 20 करोड़ की उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन अब उस प्रॉपर्टी का जो बायर है, जो लोग खरीदने को आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि इसकी ऑफिशियल वैल्यू 8 करोड़ है या 10 करोड़ है या 12 करोड़ है, तो हम तो ये पे करने को तैयार हैं आपको ऑफिशियली, और बाकी पैसे हम आपको कैश की मद में दे देंगे। सो अब वो बेचारा जो है वो वहाँ फंस गया, या तो अपनी प्रॉपर्टी की वो प्राइस तोड़ेगा, या वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं सेल हो पाएगी, क्योंकि जो बायर है वो उसको कभी भी इतनी बड़ी पेमेंट नहीं दे पाएगा। और लामहला ये है कि हम उसको भी एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं। वो शख्स जो ब्लैक का काम कर रहा है, जिसके पास कैश मनी पड़ी हुई है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिसके पास वाइट मनी है, उसका एक साफ सुथरा उसके पास अमाउंट मौजूद है, टैक्स पेड अमाउंट मौजूद है, उसको भी हम ये रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास ये अमाउंट तुम इतनी शो करो और बाकी पैसा तुम्हारे पास कैश में आ गया। अब तुम उसको, अब उस कैश को वो कैसे लेकर जाएगा, वो फिर दूसरे टैक्स लॉयर्स बैठे होंगे या अकाउंटेंट्स बैठे होंगे, वो उसको दूसरे रास्ते उसको दिखाए जाएंगे। सो ये वो तमाम मसाइल हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी मसाइल चीज़ें अभी हल नहीं होती। अगर एफबीआर इस वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू कर भी दे, तो हमें ये लगता है कि उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो एफबीआर में की जानिब से रियल एस्टेट के अंदर स्टिल अभी चल रहा है और एफबीआर उसको नहीं पकड़ पा रहा।
वो बेसिकली आपका फाइल्स का है, जिसे हम बेनामी प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, कि वो आपके नाम पे नहीं होती, वो ओपन फाइल्स हैं। अब वो 100 फाइल हैं, 1000 फाइल्स हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की फाइल्स हैं ना, वो टैक्सेबल हैं, वो टैक्स उन पे इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा, वो किसी के नाम पर भी नहीं है, और वो हैंड टू हैंड जो है वो मूव करती रहती हैं। अब वो 1 साल के अंदर 6 अपने मालिक वो बदल दे वो कागज़, और उसके बदले में बहुत सा कैश इधर से इधर चला जाए, लेकिन एफबीआर के नोटिस में या किसी भी इदारे के नोटिस में वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। सो एक एफर्ट है, एफबीआर कर रहा है, हुकूमत कर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो आवाम है, हम सबको भी उसमें एक किरदार अदा करना चाहिए, जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, और वो सलूशन सामने पेश करने चाहिए जो कि इस चीज़ को रोकें, जिससे मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट की जो प्राइसिंग है, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ेंगी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को पता चलेगा, काम करने के अंदर भी आपको इस इंडस्ट्री में एज ए करियर मज़ा आएगा। अभी कोई करियर नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको आप इसलिए काम कर रहे होते हैं कि ठीक है इनकम हो रही है प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा, और ये शायद अब वो सूरत आगे नहीं रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो, कोई बात करना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ इस पर बताइएगा। एफबीआर की डिफरेंट जो प्राइसिंग की जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपडेट करेंगे, अगर आपको चाहिए हो तो हम नीचे कमेंट में लिखिएगा, आपको वो चीज़ें व्हाट्सअप कर दी जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।